हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत से वर्तमान के 9th चैप्टर प्रथम साम्राज्य। इसमें हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य, जो राज्य से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा विकसित, ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। मगध साम्राज्य और मगध प्रशासन में कौन कौन सी व्यवस्था, जिसमें ज़्यादातर हम अशोक के साम्राज्य को जानेंगे, अशोक के शासनकाल का अध्ययन करेंगे। फिर भू राजस्व उनके किस तरह की थी, फिर कलिंग युद्ध क्या था, अशोक से जुड़े हुए कलिंग युद्ध, फिर अशोक का धम्म संदेश या धर्म संदेश क्या था, उसे हम धम्म बोलेंगे, प्राकृत भाषा में वो बोला था। फिर सारनाथ का स्तंभ का शीर्ष, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मगध साम्राज्य को देखते हैं। मगध साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जो क्या हुआ कि राज्य से विकसित, महाजनपद से बड़ा एक साम्राज्य जो मौर्य वंश ने स्थापित किया। मगध का राज्य से किसी भी एक राज्य से विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना मौर्य वंश द्वारा की गई, और इसे ही हम मगध साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक राज्य से विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना मौर्य वंश द्वारा की गई, जिसे हम मगध साम्राज्य कहते हैं। मगध साम्राज्य में बात करें तो कई सारे वंश आए। एक हर्यक वंश, फिर एक उसके बाद आया था शिशुनाग वंश, फिर आया था नाग वंश। लेकिन सबसे विस्तृत जो अपने साम्राज्य को विस्तृत किया और जिन्होंने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश में अगर हम पढ़ें तो इसके संस्थापक थे, या मौर्य वंश के पहले जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासनभार था वो बिंदुसार ने संभाला था, और उसके जो साम्राज्य को संभाला था वो थे उसके पुत्र अशोक। और हम इस चैप्टर में जितने भी शासन व्यवस्था है, मगध के प्रशासन के कुछ जुड़े हुए जो विषय हैं उसे देखेंगे, वो अशोक के जुड़े हुए शासन के ही समय का देखेंगे। तो भू राजस्व हो या कलिंग युद्ध हो, सभी जो है अशोक के शासनकाल से जुड़े हुए जो है वो विषय हैं। अब हम मगध प्रशासन को ले, काफ़ी विस्तृत एक प्रशासन था, एक साम्राज्य था। उसमें से जो राजा के थे कई सहायक जो होते थे, कर्मचारी या उसके शासक क्षेत्र को संभालने वाले कई सारे लोगों को जो था काम वो अलग अलग सौंप दिया गया था। उसमें से मगध प्रशासन में देखें तो एक आएगा पुरोहित, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, ग्रामीण, वैसे जासूस और अन्य कई सारे जो थे वो कर्मचारी या जो थे व्यक्ति, वो जो स्थान उसे दिया गया था, काम सौंपा गया था। सबसे पहले हम पुरोहित देखते हैं। पुरोहित कौन थे और पुरोहित का कार्य उस प्रशासन में क्या था। पुरोहित का कार्य था राजा के सभी धार्मिक कार्यों को संभालना। सभी अगर हम राजा को पढ़ें, राजा के शासनकाल को पढ़ें, तो उसमें से हम पुरोहित के चर्चा देखते हैं। तो पुरोहित वो होते थे, या हम कहें कि वो पंडित होते थे जो उनके जो होते थे राज्य में रहते थे और वो राजा के लिए काम करते थे, और उसके सभी जितने भी धार्मिक कार्य हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उन सभी कार्यों का देखरेख जो होता था वो पुरोहित के हाथ में होता था। कोषाध्यक्ष की बात करें, कोषाध्यक्ष जो होता था, कोषाध्यक्ष उस साम्राज्य के जितने भी राजा के खजाने थे या उसके जो भी कहें राजस्व, उसका जो था वो देख रेख करता था। मतलब राजा के राजस्व की देख रेख का कार्य जो था वो कोषाध्यक्ष को सौंपा गया था। और फिर हम समाहर्ता को देखें तो समाहर्ता जो था उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसका काम होता था अपने राजा के सभी जनता से कर को लेना। जो भी उसके निर्धारित कर है, वो धन के रूप में हो या अन्न के रूप में या सेवा के रूप में, जितने भी हो, उसका लेखा जोखा रखना। तो इसका जो कार्य था, इसका कार्य जनता से कर इकट्ठा करना। हम समाहर्ता को देखें तो अब ग्रामीण को देखते हैं। ग्रामीण जो होते थे उस व्यक्ति को कहा जाता था जो गांव के प्रधान के तौर पे उसे चुनाव में, मतलब राजा के द्वारा जो थे वो काम सौंपा जाता था। ये गांव का प्रधान होता था। गांव का संपूर्ण जो होता था कार्यभार इसे क्या होता था, इसे सौंपा जाता था। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था या जो भी वहाँ की समस्या हो उसे राजा तक पहुँचाना, या उसे राजा के संदेश को वहाँ तक पहुँचाना, या वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य, इन सब कार्य ग्रामीण को सौंपा गया था।
अब हम भू राजस्व को देखें तो अशोक के साम्राज्य में या मौर्य के साम्राज्य में भू राजस्व जो थे उसकी दर को उसके दर को काफ़ी कम किया गया था। अन्य शासकों की तरह इस शासक में या इस काल में भी हम शासन में देखते हैं तो वो भू राजस्व का ही जो था, भू राजस्व ही मुख्य जो था वो राजा के शासक के आय का स्रोत था। सभी शासकों की तरह यह जो था भू राजस्व व राजस्व जो भूमि से या हम कहें कि किसानों से, कृषकों से उसके उपज के तौर पे या उसके उपज में निर्धारित कर या अनिवार्य कर के रूप में जो निर्धारित किया जाता था उसके तौर पे प्राप्त होता था। तो यह कर जो था वो राजा का प्रमुख आय का स्रोत होता था। और ये होता क्या था? भू राजस्व, भू राजस्व जो भूमि से कर प्राप्त हो या राजा को आय प्राप्त हो। तो भू राजस्व जितने भी हम इसके शासक काल को देखते हैं तो उसमें से भू राजस्व का दर जो है, भू राजस्व का दर 1/6 या 1/4 निर्धारित किया गया था। जितने भी उपज होंगे उसका 1/6 या 1/4 वो जो है मात्रा उसका राजस्व के तौर पे शासक या राजा जो है वो ले लेते थे या उसे राजा को क्या करना पड़ता था? दे देना पड़ता था कर के तौर पर। तो ये भू राजस्व की बात हुई। 1/6 या 1/4 6वां भाग या चौथा भाग होता था। अब कलिंग युद्ध को देखते हैं। कलिंग युद्ध हम जब मौर्य शासन काल को देखते हैं तो उसका विस्तार जो है भारत के कश्मीर ऊपर उत्तरी क्षेत्र से नीचे कर्नाटक से होते हुए गुजरात, मतलब कि हम बोले पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए पूर्वी क्षेत्र जो कि है पूर्वी क्षेत्र में स्थित कलिंग तक का विस्तार जो है वो वहाँ के शासक ने किया था। कलिंग जो स्थान है वो वर्तमान जो है, ये कलिंग स्थान वो वर्तमान उड़ीसा में है। अभी उसका वर्तमान स्थान है उड़ीसा। इस साम्राज्य में अशोक ने भारत के सभी करीब पूरे भारत पे शासन जो है वो अपना साम्राज्य विस्तृत किया था। उसमें से कलिंग युद्ध काफ़ी, ये एक उसका अंतिम युद्ध कहा जाता है। ये हम उसको अंतिम अशोक का अंतिम युद्ध इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के बाद कलिंग युद्ध में जो कलिंग पे विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने वहाँ पर आक्रमण किया था उसमें भारी मात्रा में नरसंहार हुआ था। उतनी बड़ी भारी हजारों लोगों की मौत को देख करके अशोक ने फिर कभी ना युद्ध करने का जो एक वचन लिया था, कसम लिया था, जो कि कभी युद्ध ना उन्होंने, और उस वचन को निभाया भी उन्होंने। अभी कभी भी उन्होंने कोई भी नरसंहार नहीं किया, धर्म के मार्ग पर चले थे। और अपने कई सारे स्तंभ अभिलेखों में इन्होंने जो है इस संदेश को लिखाया था अपने आने वाले वंशजों के लिए भी कि कोई भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए कोई भी युद्ध ना लड़े जब तक अनिवार्य ना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध जो था अशोक का अंतिम युद्ध था। क्योंकि इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? इस युद्ध में भारी नरसंहार, हजारों लोगों की मौत को देखकर, क्योंकि इस युद्ध में भारी नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी युद्ध ना करने का प्रण लिया था। और इस तरह से ये जो था सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध था, कलिंग युद्ध। अब हम देखते हैं अशोक का धम्म संदेश। अशोक का धम्म संदेश में हम देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद वो पूरी तरह से जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। बौद्ध धर्म के जो भी संदेश थे या जो भी उनके विचार थे महात्मा बुद्ध के, उन पर ये इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो गुजारा, आगे के जीवन को। और नरसंहार या हिंसा को बिल्कुल भी इन्होंने छोड़ दिया। अपने साम्राज्य के विस्तार को वहीं पर इन्होंने खत्म किया और इस तरह से अपने साम्राज्य में शांति की स्थापना की। तो अशोक के धम्म संदेश को देखते हैं। अशोक के धम्म संदेश को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें उसके विचारों को देखते हैं या उसके जो धर्म से जुड़े हुए विचार थे उनको देखते हैं। इसमें से हमेशा ही हमें धम्म शब्द को देखना पड़ता है। तो धम्म जो होता है, धर्म जो है वो है संस्कृत शब्द। धर्म है एक संस्कृत शब्द और इसी धर्म का प्राकृत भाषा में धम्म बोला जाता है। ये प्राकृत भाषा में इसे जो है वो धम्म बोला जाता है। तो इसीलिए अशोक का धम्म संदेश या हम बोले धर्म संदेश। सम्राट अशोक ने
कलिंग युद्ध के बाद नरसंहार से पूरी तरह से ना करने का प्रण लिया और उसके बाद जो है कई सारे धर्म संदेश जो है शांति संदेश बोले, धर्म संदेश बोले, कई सारे अभिलेखों में क्या किए, उत्कीर्ण करवाए। चाहे वो स्तंभ पे हो, स्तंभों पे, या कई सारे शिलाओं पे या गुफाओं में कई सारे जो है वो उत्कीर्ण कराए। इसे ही हम अशोक के धर्म संदेश कहते हैं। जैसे कि भाब्रू एक अभिलेख जो देखें, भाब्रू अभिलेख में इनका एक वर्णन मिलता है सम्राट अशोक का, कि किस तरह से ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। और इनमें इस अभिलेख में इन्होंने क्या बौद्ध धर्म, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को अपनाने, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने को स्वीकृत किया है। वहीं अन्य कई सारे अगर हम अभिलेख देखें इनके, तो वो स्तंभों पे या जो जिसे कहें खंभे, उस पे मिलते हैं। इसमें कई सारे इन्होंने अभिलेखों में लिखा है अपने वंशजों को युद्ध ना करने का जो है एक संदेश दिया है। फिर वहीं कई सारे इन्होंने अभिलेखों में आम जनता को किसी भी कर्मकांडों से या मूर्ति पूजा या किसी भी बलि आदि गलत प्रथाओं से बचने का संदेश दिया है। वहीं कई सारे शिलाओं में जो है इन्होंने अहिंसा, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का जनता से क्या किया है, आग्रह किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक के धर्म संदेश जो है वो पूरी तरह से जनता के लिए एक संदेश था, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए था। और इसके जो कई सारे अभिलेख हैं वो कई अलग अलग लिपियों में मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में मिला है। और जैसे जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान ने इसे समझा पहली बार। तो इस तरह से हम देखते हैं अशोक के धर्म संदेश को। हम अशोक के एक स्तंभ को देखते हैं जो सारनाथ के स्तंभ है, उसके शीर्ष किस तरह से हमारे लिए जो है उस स्तंभ या खंबे के शीर्ष को देखें तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उसे हमने आज हमारे राष्ट्र चिन्ह के तौर पे स्वीकारा है। तो अशोक के सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष, सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष, उस स्तंभ के शीर्ष को देखें। अगर हम उस स्तंभ को, सारनाथ में जो है अशोक ने बनवाया था, उस स्तंभ के शीर्ष पे जो चिन्ह अंकित है उसे हम 26 जनवरी 1950 को इसे हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। चिन्ह के रूप में क्या किया है, अपनाया है। ये है उसकी अशोक के सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष के हमारे लिए महत्व। इससे अगर हम स्तंभ के शीर्ष की बात करें तो इस स्तंभ की कई सारी खूबियां हमें देखने को मिलती हैं। स्तंभ में अगर ऊपरी शीर्ष को देखें, एक गोल जो है वो गोलनुमा फलक है। उस गोलनुमा फलक में ये एक गोलनुमा एक फलक देखने को मिलता है, और उस फलक पर जो है 3 आगे की ओर एक दूसरे से की ओर पीठ किए हुए 4 जो है वो हमें सिंह दिखते हैं, एक पीछे की तरफ है। तो ये है 4 सिंह हमें उस गोलनुमा फलक के ऊपर, नीचे पे स्तंभ जो है उसके ऊपर में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अशोक चक्र जो है वो देखने को मिलता है, इस तरह से उस पार में भी है। और उसके बीच में जो है वो 4 अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। और उस जानवरों को अगर हम लें, यहाँ पर 24 तीलियों वाला क्या है, अशोक चक्र हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें इसके 2 चक्रों के बीच, तो वो अलग अलग जानवर उसमें देखने को मिलता है। एक उसमें फिर से सिंह हमें देखने को मिलता है। फिर उसमें से एक हाथी है, एक हाथी का चित्र अंकित है, चित्र कहें या उसे उकेर करके बनाया गया, उभार के तौर पे वो हमें दिखता है। और एक जो है वो गेंडा है, और एक जो है वो दौड़ता हुआ घोड़ा है। ये है
अशोक स्तंभ के वो गोल जो फलकनुमा संरचना है उसमें अशोक चक्र के अलावे अलग अलग जानवर के आकृति, और ऊपर में जो है वो 4 जो है वो सिंह है। एक सिंह हमें देखें आगे की ओर से तो एक सिंह पीछे की ओर होता है जो हमें दिखता नहीं है, 3 ही दिख पाते हैं एक तरफ से देखने पर। और इसके बाद ही इसके नीचे में जो है नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, और जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। तो इस तरह से हम अशोक के सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष को जाना कि किस तरह से उसमें से अलग अलग जो है वो आकृतियाँ बनी हुई है, और उसके जो शीर्ष के स्तंभ है उसे हमने जो है अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। तो इस तरह से हमारा अतीत से वर्तमान का 9 चैप्टर प्रथम साम्राज्य यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।